हमारी आज की कहानी बहुत ही रोमांटिक एंड इंटरेस्टिंग है। कहानी की शुरुआत में हम लोग नाना को देखते हैं जो कि इस कहानी के हीरोइन है। वो कहानी बता रही थी कि हैन से 7 इयर्स के आफ्टर मैरिज के बाद भी वो उससे प्यार नहीं कर पाया और अब वो खुद को ख़त्म कर लेने के लिए जा रही है क्योंकि वो हैन से बहुत प्यार करती थी। लेकिन इन 7 सालों में भी वो हैन का प्यार नहीं जीत पाई और इस तरीके से अपना वेडिंग रिंग खोल करके बाथटब में वो खुद को हर्ट कर लेती है। पूरी कहानी फ्लैशबैक में ही चल रही है। इसके हर्टिंग वाले सीन से पहले के सीन से हमारी शुरुआत की जाती है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं हैन और नाना यहाँ पर इंटीमेट हो रहे होते हैं। शुरुआत में तो लगता है कि दोनों एक नॉर्मल कपल है, रोमांस कर रहे हैं जैसे कि सब करते हैं, लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। इंटीमेट होने के बाद नाना हैन से कहती है कि 7 सालों से हम लोग मैरिड हैं, लेकिन तुमने आज तक मुझे कभी किस नहीं किया। क्या इतनी नफरत करते हो तुम मुझसे? हैन कहता है, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैंने तुमसे शादी किस लिए की थी। महीने में 3 बार मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट इसलिए होता हूँ ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो सके और अगर तुम्हें प्रेग्नेंट होना हो तो तुम हो सको। बाकी मेरे मन में प्यार तो तुम्हारे लिए कभी नहीं आने वाला। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि नाना ने यहाँ पर हैन को एक दूसरे इंसान की जान बचाने के लिए उसे कहा था कि अगर वो ये शादी वाले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेगा तो ही वो उस इंसान को अपना ब्लड डोनेट करेगी, क्योंकि उन दोनों का ब्लड रेयर था और नाना का ही ब्लड मैच करता था। हैन ने इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। यहाँ पर वो नाना को किस करने के लिए आगे तो बढ़ता है, लेकिन वो कहता है कि मैं नफरत करता हूँ तुमसे और मैं होप करूँगा कि तुम मर जाओ। ऐसा कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल करके वॉशरूम चले जाता है। इतनी हेटफुल बातें सुनने के बाद भला कौन ही जीना चाहेगा, वो भी अपने हस्बैंड से। सोचो बेचारी नाना को कितना बुरा लग रहा होगा। भले ही उसने उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए फोर्स किया था, लेकिन इसके पीछे भी तो कोई रीजन होगा ना, जो कि हैन कभी नहीं समझ पाया। वॉशरूम में जाके वो खुद को वॉश कर रहा था, जैसे उसे नाना के साथ इंटीमेट होकर के बहुत ही बुरा लग रहा था और वो किसी के साथ गलत कर रहा है। गले में उसने एक रिंग पहना हुआ था, शायद वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का था। एक्चुअल में पूरी कहानी क्या है वो तो हमें स्टोरी में आगे ही पता चलने वाली है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि नाना अपने ऑफिस जाती है, तो जहाँ पर जिजी नाम की एक गर्ल ऑफिस में आई हुई थी। जी, जी। एक्चुअल में यहाँ पर नाना को बुली करने के लिए आई हुई थी। उसका और हैन का अफ़ेयर चल रहा था, नाना को ऐसा लगता है। जीजी यहाँ पे नाना को वार्न करने के लिए आई थी, अगर वो हैन के लाइफ से नहीं गई तो वो उसकी लाइफ मिज़रेबल बना देगी। शहर में सबको पता है कि हैन सिर्फ तुम पे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से शादी किया हुआ है। इस बात से नाना को बहुत गुस्सा आता और वो जीजी को कुछ इस तरीके से सबक सिखाती है। जीजी उसे कहती है कि तुम्हें मुझे जितना बुली करना है कर लो, लेकिन हैन तुम्हारा नहीं हो सकता। जब हैन इधर आने लगता है तो वो खुद को कुछ इस तरीके से हर्ट कर लेती है और हैन के आते ही यहाँ पर विक्टिम रोल प्ले करने लगती है। नाना यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल बैठी थी। वो हैन को कहती है, तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट याद है ना? अगर तुम जीजी को यहाँ से लेकर के गए तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। तुम्हें यहाँ सबके सामने मुझे आकर के किस करना होगा। जीजी हैन को ऐसा करने से रोक रही थी। हैन का जो इकलौता फ्रेंड था वो तो बस सिचुएशन को देख करके मज़े ही ले रहा होता है। नाना उसे कह रही है, मुझे झूठ का ब्लेम लगाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही मैं किसी टाइप का झूठ पसंद करती हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा है 5 सेकंड है तुम्हारे पास, तुम्हें सबके सामने आके मुझे किस करना होगा, नहीं तो वो हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। अब हैन वहाँ पर मजबूर था, नाना यहाँ पर काउंटडाउन कर रही होती है। हैन को आ करके सबके सामने इस तरीके से नाना को किस करना ही पड़ता है। किस करने के बाद वो उसे कहता है कि वो नफरत करता है उससे और होप करेगा कि वो जल्दी मर जाए। ऐसा कहते हुए और नाना को वहाँ से लेकर के जाता है। उसने जानबूझ करके नाना के लिप को इस तरीके से बाइट कर दिया था जिसकी वजह से कि ब्लीडिंग होने लगी थी। उसके जाते ही हैन का फ्रेंड उसे समझाता है कि वो हैन से इतना प्यार क्यों करती है। दुनिया में और भी बहुत सारे लड़के हैं जिससे कि वो अपना रिलेशन बना सकती है। नाना उसे कहती है क्योंकि मैं हैन से प्यार करती हूँ और आज नहीं तो कल मैं उसका प्यार पाके रहूँगी। उसका फ्रेंड इन 7 सालों में उसे समझा समझा करके थक गया, लेकिन नाना नहीं मानी। वो जानता था कि हैन
नाना से शायद नफ़रत करता है और रीज़न क्या है, ये भी पता था। नाना उससे पूछती है हैन और जीजी का क्या रिलेशन है? वो उसे कहता है तुम मुझसे खुद जा कर के पूछोगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये उन दोनों की पर्सनल बातें हैं। इधर हम लोग जीजी को देखते हैं जो कि बिल्कुल साइको की तरह बिहेव कर रही थी। उसने अपने इस हिडन कमरे में बहुत सारे लोगों के फ़ोटोज़ लगा रखे थे, जिसे देख के हमें पता चलता है कि वो हैन के लिए पागल है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है, हमें पता चलता है कि जीजी की एक जुड़वा सिस्टर थी, जो कि हैन की गर्लफ्रेंड थी और वही एक्सीडेंट में मर रही थी। हालाँकि नाना सही समय पे ब्लड डोनेट कर चुकी थी उस लड़की को बचाने के लिए, लेकिन जीजी यहाँ पर डॉक्टर को जाकर के ब्राइब कर देती है और उसे बहुत सारे पैसे देते हुए कहती है कि हैन को उसे ये बताना है कि नाना ने ब्लड डोनेट करने में लेट कर दिया है, इसी वजह से उसकी इस जुड़वा सिस्टर की जान चली गई है और पैसों के लिए वो डॉक्टर ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। एक्चुअल में वो हैन से प्यार करती थी और उसके और हैन के बीच में आने वाले किसी भी शख्स को वो जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। उसने खुद की अपनी बहन को मारा था और हैन को इन 7 सालों में लगता था कि नाना ने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को मारा है। इसी वजह से वो उससे नफरत करता था। जीजी यहाँ पर इतने सालों से अपनी सिस्टर की जगह लेने की कोशिश कर रही है हैन के लाइफ में। अगले दिन नाना एक पार्टी अटेंड करने के लिए जाती है। सब उनसे पूछ रहे थे हैन कहाँ है? तो नाना उसे कहती है कि वो अपने दूसरे बिज़नेस मीटिंग में गया हुआ है, इसी वज़ह से वो यहाँ पर नहीं आ पाया। लेकिन तभी हम लोग हैन को देखते हैं, जो कि उस पार्टी में जीजी के साथ आता है। अब सब यहाँ पर बहुत ही बेचारगी भरी नज़रों से नाना को देखने लगते हैं। जीजी उसे कहती है कि सॉरी डार्लिंग, मैंने आज हैन को तुमसे उधार लिया है। एक्चुअली में मेरे पास कोई पार्टनर नहीं था, तुम माइंड तो नहीं करोगी? नाना उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि हाँ, माइंड करूँगी मैं, तुम्हें शर्म नहीं आता है? हैन मैरिड इंसान है और तुम उसे सेड्यूस करने का कोशिश कर रही हो। यहाँ पर जीजी उसे कहती है कि हम दोनों इनोसेंट हैं, तुम गलत समझ रही हो। वो बार-बार नाना जीजी को थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रही थी। सब यहाँ पर गॉसिप कर रहे होते हैं। हैन को इस तरीके से जीजी को हर्ट होते हुए नहीं देखा जाता है और यहाँ पर काफ़ी इंसल्ट भी हो रहा था। इस वजह से वो नाना को साइड में लेकर के जाता है। वो उसे कहता है कि वो ये ड्रामा क्यों कर रही है? नाना उसे कहती है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है? तुम मुझसे मैरिड हो और पार्टी में तुम दूसरी लड़कियों के साथ आ रही हो। हैन उसे कहता है तुम्हें पता है कि मैं नफ़रत करता हूँ तुमसे। ऐसा कहते हुए वो पार्टी के दूसरे साइड चले जाता है। उसके जाते ही जीजी यहाँ पर नाना से बात करने के लिए आती है और कहती है कि एक्चुअल में तुम्हें पता है हैन तुमसे नफ़रत क्यों करता है? क्योंकि तुम्हारी वजह से उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड की जान गई है। मेरी एक जुड़वा बहन रह चुकी है और उसी दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था और तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के चक्कर में लेट कर दिया उसकी गर्लफ्रेंड को ब्लड डोनेट करने से जान बचाने के में, और उसकी डेथ के बाद हैन तुम्हारे साथ है तो कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन वो तुमसे नफ़रत करता है। चलो मैं एक और चीज़ क्लियर कर देती हूँ, वो तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। देखना वो हम दोनों में से किसे बचाएगा। ऐसा कहते हुए वो नाना को लेकर के बगल वाले स्विमिंग पूल में कूद जाती है। नाना को तो ये सच पता ही नहीं था कि एक्चुअल में उस इंसान की जान चली गई है उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से और वो लड़की कोई और नहीं, खुद हैन की एक्स गर्लफ्रेंड ही है। वो हैन को बहुत प्यार करती थी काफ़ी लॉन्ग टाइम से। ऐसा देखते ही नाना को बचाने के लिए उसका फ्रेंड फू स्विमिंग पूल में कूद जाता है और जीजी को बचाने के लिए हैन स्विमिंग पूल में कूद जाता है। ये सच देखते ही कि यहाँ पर हैन ने जीजी को चूज़ किया है बचाने के लिए, नाना का दिल टूट जाता है। उसे तैरने नहीं आता, वो डूब रही थी। वो जैसे-तैसे करके यहाँ पर उसे बाहर निकालता है। वो बेहोश थी। पानी में बहुत ही लॉन्ग टाइम तक रहने की वजह से हैन यहाँ पर जीजी को बचाता है। वो जैसे ही यहाँ पर सीपीआर दे कर के नाना को होश में लाने का कोशिश करता है, तो हैन यहाँ पर उसे रोक लेता है और वो उससे गुस्सा करने लगता है। नाना उसकी वाइफ़ है। तो वो उसे कहता है तो जब ये डूब रही थी तब तुम कहाँ थे? तुमने दूसरी लड़की को चूज़ किया बचाने के लिए और अब इसे तुम ड्रामा कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो कि ये तुम्हारी वाइफ़ है। हैन यहाँ पर उसे बिना कुछ जवाब दिए हन्नाना को वहाँ से लेकर के जाता है। ये देखते ही जीजी को लगने लगता है कि शायद हैन अब नाना के लिए कुछ न कुछ फीलिंग तो रखता है। दूसरी साइड नाना यहाँ हॉस्पिटल में बेहोश थी, जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि हैन यहाँ पर उसका वेट करते-करते सो गया है। वो प्यार से उसका फेस टच करने जा रही थी, तभी हैन जग जाता है।
नाना उससे बताती है, मुझे जीजी ने बताया कि मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट वाले ड्रामे की वजह से तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड की जान चली गई है। मुझे नहीं पता था कि एक्चुअल में वो मौत से जंग लड़ रही है, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करती। हाँ, माना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं कभी किसी इंसान की जान नहीं ले सकती। हैन उसे कहता है, तो अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैं तुमसे क्यों नफ़रत करता हूँ। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचाने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था। और इन 7 सालों में मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। मुझे घिन आती है तुम्हारे साथ रहने में। मुझे तुम्हारा शकल देखना बिल्कुल पसंद नहीं। अगर उस दिन तुमने ब्लड डोनेट कर दिया होता तो शायद आज मेरी गर्लफ्रेंड ज़िंदा होती। तुम इतनी विशियस कैसे हो सकती हो? नैना उसे कहती है, इन 7 सालों में क्या कभी तुमने मेरे लिए कोई फ़ील नहीं किया? हैन कहता है, तुम्हारे लिए फ़ील करने का तो चांस ही नहीं। तुम एक मर्डरर हो जिसने कि मेरी गर्लफ्रेंड की जान ली है, और मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। मैं हर रोज़ होप करता हूँ कि तुम मर जाओ। ऐसी बातें सुन कर के बेचारी नाना का दिल बहुत ही टूट जाता है। हैन को होश ही नहीं था कि वो अपनी नफ़रत में इतना डूब गया है कि वो सच पता लगाने का कोशिश भी नहीं कर रहा है कि क्या उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की जान सच में नाना की वजह से गई है, या फिर इन सब के पीछे कोई और है। वो तो हर रोज़ सिर्फ़ अपनी नफ़रत, सिर्फ़ अपना हेट नाना पर निकाल दिया करता है। दूसरा सीन हम लोग प्रेज़ेंट में देखते हैं, जहाँ पर कि नाना ने खुद को ही इस घर में ख़त्म कर लिया था, और यहाँ पर उसका फ्रेंड फू उसे ढूँढते हुए आता है। वो जानता था कि नाना यहाँ पर पर्सनली अकेले रहा करती है, वो पूरे घर में उसे ढूँढ रहा था। बहुत मेहनत के बाद फाइनली वो उसे वॉशरूम में ढूँढ लेता है, जहाँ पर कि इस तरीके से उसने खुद को हर्ट कर लिया था। वो ये देख कर के बहुत ही ज़्यादा वाला घबरा जाता है और नाना को हॉस्पिटल लेकर के जाता है। इधर हैन जब घर आता है तो घर पे वो देखता है कि नाना ने उसके लिए डिवोर्स पेपर दिए और साथ ही में एक नोट भी लिखा है। नाना ने लिखा था कि भरोसा करना लास्ट टाइम, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन में हॉस्पिटल में है। मैं भले ही तुमसे कितनी भी प्यार कर लूँ, लेकिन मैं कभी किसी इंसान का जान नहीं लूँगी इस वजह से। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें वापस कर रही हूँ। इन डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करने के बाद तुम हमेशा के लिए फ्री हो जाओगे, और मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं किया करूँगी। हैन को हालाँकि यहाँ पर खुश होना चाहिए था, क्योंकि उसका पीछा नाना से छूट रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे हार्ट में एक अजीब-सा पेन महसूस हो रहा था। इस नोट को फाड़ करके वो फेंक देता है, डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देता है और फिर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए क्लब में चले जाता है। उसने तो नाना के बारे में देखा भी नहीं कि वो है कहाँ। क्लब में जाकर के वो और सारी लड़कियों के साथ पार्टी-वार्टी कर रहा होता है। तभी वहाँ पे उसका फ्रेंड आता है और बोलता है कि वो इतना ड्रिंक क्यों कर रहा है? तो हैन उससे कहता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वाला खुश है और वो यहाँ पर नाना से डाइवोर्स ले चुका है नाना सॉरी उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि क्या सच में नाना ने तुम्हें डाइवोर्स दे दिया? मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है। वो लड़की तुमसे इतना प्यार करती थी 7 सालों तक। उसने तुम्हें बांध करके रखा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। नाना ठीक तो है ना? हैन उससे कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो मर भी गई है तो मेरा उससे पीछा छूट गया, ये मैटर करता है। तभी यहाँ पर जीजी आती है, वो हैन से पूछती है कि वो इतना ड्रिंक क्यों किया है, तो उसका फ्रेंड उसे बताता है क्योंकि उसका और नाना का डाइवोर्स हो चुका है और उसके हिसाब से वो बहुत खुश है। ये सुनते ही जीजी बहुत खुश हो जाती है, वो हैन के पास जाना चाहती है, लेकिन हैन उसे खुद से दूर करते हुए अपना कोट लेकर के वहाँ से चले जाता है। हैन का फ्रेंड उसे समझाता है, भले ही नाना का उससे डाइवोर्स हो गया है, लेकिन तुम्हारा कोई चांस नहीं है हैन, तुमसे शादी नहीं करने वाला। जीजी उसे कहती है, जब तक मैं ट्राई नहीं करूँगी मुझे पता कैसे चलेगा कि वो मुझे पसंद करेगा या नहीं। घर जाकर के हैन ऐसे नशे के कंडीशन में सोफे पे सोया हुआ था, जहाँ पर कि वो हैलुसिनेट कर रहा था कि हर बार की तरह नाना यहाँ पर हैन के लिए मिल्क लेकर के आई है, क्योंकि वो बहुत ही नशे में था। लेकिन आज नाना उसके साथ नहीं थी। हैन को समझ नहीं आता है कि आखिरकार नाना को वो क्यों मिस कर रहा है। वो नाना से नफ़रत करता था, तो फिर वो उसे मिस क्यों कर रहा है? उसने हैन का नंबर भी यहाँ पर ब्लॉक कर दिया था। इस वजह से वो और ज़्यादा ही परेशान महसूस कर रहा था। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है। जीजी ने खुद को हर्ट कर लिया और वो हॉस्पिटल में है। ये सुनते ही उसी नशे की कंडीशन में हैन हॉस्पिटल पहुँचता है। ये होने की वजह से तो उसका नशा ही उतर जाता है। इसके बाद जब हॉस्पिटल जाता है तो देखता है कि जीजी यहाँ पर बहुत सारे चिप्स खा रही है और हैन के आते ही वो जल्दी-जल्दी चिप्स को छुपाने लगती है।
वो समझ जाता है कि वो सिर्फ़ एक्टिंग कर रही है। वो जीजी पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो उसके इमोशन के साथ खिलवाड़ करना बंद करे। शायद मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही स्पॉइल कर दिया। मुझे पता है कि तुम्ही ने नाना को स्विमिंग पूल में धक्का दिया था। दोबारा ऐसा कभी मत करना। जीजी उसे कहती है, तुम्हें नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी सिस्टर का फेस भी तो मुझसे मैच करता है ना, तुम मुझे एक मौका क्यों नहीं देते? हैन उसे कहता है, क्योंकि तुम वो सिस्टर बन ही नहीं सकती हो। मैं तुम्हारी सिस्टर से प्यार करता था। जीजी उसे कहती है कि क्या उसे नाना से प्यार हो गया जो उसे एक मौका नहीं दे रहा? हैन उसे कहता है, मैं एक मर्डर से प्यार कैसे कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मेरी फर्स्ट लव का डेथ हुआ था। मैं उससे नफरत करता हूँ। ऐसा कहते हुए वो हॉस्पिटल के कमरे से चले जाता है। वो अपने उस तक दर्द को कभी नहीं भूल सकता था। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि जिजी की सिस्टर के डेथ के बाद हैन ने उससे कहा था कि मैंने तुम्हारे सिस्टर से प्रॉमिस किया था कि मैं पूरी लाइफ तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और मैं वैसा करने वाला हूँ। ख्याल रखने का ये मतलब नहीं था हैन का कि वो जीजी से शादी कर लेगा, लेकिन जीजी ने पूरा गेम सिर्फ़ और सिर्फ़ इसीलिए खेला था ताकि वो यहाँ पर हैन से शादी कर सके। लेकिन ऐसा नहीं होते हुए देख कर के उसे बहुत ही ज़्यादा वाला अब गुस्सा आने लगता है। हैन वहाँ से बाहर निकल रहा था, दूसरी साइड फू नाना को इस तरीके से हॉस्पिटल में लेकर के आता है। वो यहाँ पर फू को देख कर के पूछने के लिए जाता है कि वो किसे यहाँ पर लेकर के आया है। वो यहाँ पर हैन से लड़ाई करते हुए कहता है कि तुम्हें ये पूछने का अब कोई हक नहीं है। तुम्हारी अब वो वाइफ़ नहीं है। वैसे भी तुम दोनों का डाइवोर्स हो चुका है। ये सुनते ही हैन उससे लड़ने लगता है और कहता है कि तुम इतने बेशर्म हो कि तुम एक मैरिड वुमन को परस्यू कर रहे हो, उसे पसंद कर रहे हो। वो उसे कहता है कि नाना मैरिड नहीं है, वो सिंगल है, उसने तुम्हें डाइवोर्स दे दिया है। दोनों के बीच यहाँ हॉस्पिटल में इस तरीके से लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, जिसे रोकने के लिए बीच में उसका फ्रेंड आता है। हैन उसे कहता है, मैं तो बस ये पता कर रहा था कि वो मर तो गई ना, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा, और ये सब कुछ हर्ट होने वाला ड्रामा मेरे सामने तुम लोग मत करो। वो उसे कहता है, तुम्हारी ही विश पूरी होने वाली है, वैसे भी तुम डाइवोर्स ले चुके हो ना, तो सिर्फ अपने काम से काम रखो। ऐसा कहते वो हैन को जाने के लिए कहता है। हैन वापस से क्लब चले जाता है। उसका फ्रेंड यहाँ पर बहुत फ़िक्रमंद था। धीरे-धीरे 1-2 दिन बीतते हैं जहाँ पर कि उसका फ्रेंड देखता है नाना ने कुछ भी अपडेट नहीं किया है, तो उसे डाउट होता है कुछ तो गड़बड़ है। वो मोस्टली अपने सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ अपडेट करते रहती थी, लेकिन इधर 2-3 दिनों से कुछ भी अपडेट नहीं हुआ। वो हैन से पूछता है, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि सच में यहाँ पर नाना अब इस दुनिया में नहीं है? उस दिन वो हॉस्पिटलाइज़ हुई थी। हैन उसे कह तो देता है अपने फ्रेंड को, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी वहाँ पर एक बिज़नेसमैन आता है जो कि बातों-बातों में हैन को बताता है कि एक्चुअल में कुछ टाइम पहले उसकी वाइफ़ उसके साथ कंपनी के लिए डील करने के लिए आई थी। हालाँकि उसे अल्कोहल से एलर्जी था, लेकिन फिर भी मैंने बोला अल्कोहल पीने के लिए, तो वो सारा बॉटल पी गई थी। सुनते ही हैन को बहुत गुस्सा आता है और वो उस बिज़नेसमैन को उसी तरीके से वो अल्कोहल पीने के लिए बोलता है, तभी वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। अब वो बिज़नेसमैन डर के मारे चुपचाप वो को वाइन पीने लगता है। यहाँ पर हैन बीच में ही चले जाता है। उसका फ्रेंड उसे कहता है, कहीं सच में तुम्हें नाना से प्यार तो नहीं हो गया? तुम इस तरीके से नाना को डिफेंड कर रहे हो। हैन उसे कहता है कि नहीं, मुझे प्यार नहीं हो गया, लेकिन इस तरीके से जो मुझे अचानक छोड़ कर के गई है, मैं उसकी लाइफ का कोई पपेट नहीं हूँ जिसकी मर्जी हो वो आए और जाए। इधर हम लोग नाना के फ्रेंड को देखते हैं जो कि उसके पर्सनल घर गई हुई थी। नाना की जितनी चीज़ें थी वहाँ से पैक करा कर के लेके जाने के लिए। नाना उस दिन नहीं बच पाई थी। हॉस्पिटल में उसका डेथ हो गया था। इसकी फ्रेंड ने नाना से प्रॉमिस किया था वो उसकी कंपनी सँभालेगी और उसकी चीज़ों को सँभाल कर के रखेगी। हैन इधर अपने ऑफ़िस में नॉर्मली काम कर रहा था। उसका फ्रेंड उसे कहता है, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। नाना की कंपनी ने यहाँ पर उसके साथ डील करने से मना कर दिया, और नाना यहाँ सामने भी नहीं आई है, कोई और डील करने के लिए आया था। मुझे लगता है नाना को ज़रूर कुछ हुआ है और हमें एक बार कम से कम देखने के लिए जाना चाहिए। तभी यहाँ पर ज़िज़ी हैन के लिए अपने हाथों से खाना बना कर के लेकर के आती है। उसका फ्रेंड बाहर निकल जाता है। यहाँ पर ज़िज़ी के हाथ का बना हुआ खाना देख कर के हैन नाना को मिस करने लगता है। किस तरीके से हैन को सी फूड से एलर्जी थी, तो नाना ने उसके लिए दूसरे डिशेज़ बनाए थे। हालाँकि हैन खाना नहीं चाह रहा था, लेकिन ज़िज़ी ज़बरदस्ती उसे अपने हाथों से खिला रही थी और उसे फूड काफ़ी पसंद आता है। वो नाना के करीब जाने लगा था और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो नाना से प्यार करेगा तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा देगा।
यहाँ पर वो नाना को मिस कर रहा होता है और ज़िज़ी को कहता है गुस्सा करते हुए, वो दोबारा उसके लिए इस तरीके से खाना-वाना बना कर के नहीं लेकर के आएगी और फिर वहाँ से चले जाता है। इस बात से ज़िज़ी को बहुत ही गुस्सा आता है, वो उसे मौका क्यों नहीं दे रहा। बाहर जाने के बाद वो नाना को कॉल करता है लेकिन उसका कॉल उसे नहीं लगता है, वो ब्लॉक था। फ्लैशबैक में उसे याद आता है किस तरीके से नाना एन पर गुस्सा कर रही थी कि उसने उसका नंबर भी नहीं सेव किया है और ना ही कोई स्पेशल रिंगटोन, और उसने ज़बरदस्ती अपने हाथों से एन के फ़ोन में लगाया हुआ था। यहाँ पर तभी उसका फ्रेंड आता है और कहता है, मुझे डाउट है, मैंने उसकी फ्रेंड और फू को एक ग्रेवयार्ड में जाते हुए देखा और वहाँ पर मैंने नाना के टॉम को देखा। मुझे लगता है कि नाना इस दुनिया में नहीं है। हैन इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। वो अपनी कंपनी में कॉल करता है और नाना की कंपनी को सप्रेस करने का ऑर्डर दे देता है। इस वजह से नाना की कंपनी के शेयर्स बहुत डाउन होने लगे थे। उसकी फ्रेंड ये देख के काफ़ी परेशान होती है। उसकी सेक्रेटरी कहती है कि हैन का ऑर्डर है कि जब तक वो नाना से नहीं मिलेगा, वो उसकी कंपनी को नहीं जाने देगा। उसकी फ्रेंड उसे कहती है उसे नाना से मिलना है ना, ठीक है, हैन को कह दो इस प्लेस पर आने के लिए, उसे नाना मिल जाएगी क्योंकि वो किसी हालत में यहाँ पे नाना की कंपनी को सेव करना चाहती थी। नाना ने बहुत ही मेहनत से ये कंपनी बनाई थी। जैसे ही हैन को ये न्यूज़ मिलता है कि नाना उससे मिलने के लिए तैयार है, तो वो खुश हो जाता है और अपने फ्रेंड को उस प्लेस पर मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर हैन और नाना की शादी हुई थी, लेकिन वहाँ पर उसे नाना नहीं मिलती है, उसकी फ्रेंड मिलती है। उसकी फ्रेंड के पास नाना की लास्ट डे मेमोरियल वाली फ़ोटो थी। वो उसे कहती है, तुम्हें नाना से मिलना है ना? लो, मिल लो। नाना इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हैन इस सच को एक्सेप्ट करने के बजाय उसकी फ्रेंड पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम लोग जो ये फेक डेट का गेम खेल रही हो, मुझे अच्छे से पता है, ये सब कुछ नहीं चलेगा, मुझे नाना से मिलना है। और ऐसा कहते हुए वो उसको फ़ोटो तोड़ देता है। इस बात से उसकी फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और कहती है, तुम्हें सीधी-सी बात समझ में नहीं आती क्या? नाना इस दुनिया में नहीं है, ये बात को एक्सेप्ट करना उसके लिए इतना मुश्किल क्यों है? हैन उसे कहता है कि नहीं, नाना ज़िंदा है और मुझे नाना से मिलना है। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड नाना का डेथ सर्टिफ़िकेट निकाल के दिखाते हुए कहती है, ये हॉस्पिटल का डेथ सर्टिफ़िकेट है, क्या ये भी झूठ है? ये देखते हुए हैन तब भी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। नाना इस दुनिया में नहीं है, वो उसे कहता है, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ, मुझे नाना से मिलना है, उसे कह दो अगर वो अपनी कंपनी को बचाना चाहती है तो उसे मुझसे मिलना ही पड़ेगा। तभी वो यहाँ पर नाना की अस्थियों को लेकर के आता है और वह हैन को कहता है, लो तुम्हें नाना से मिलना है ना, मिल लो, ये इसमें बंद है। उस बॉक्स को ओपन करने पर वहाँ पर उसे नाना को वो रिंग दिखता है। फ्लैशबैक में वो याद करता है इस तरीके से हैन ने शादी के इन 7 सालों में भी नाना को कभी कोई रिंग नहीं दिया था। नाना ने खुद के लिए वो रिंग खरीदा था और हैन को पहनाने के लिए बोला था और हैन से बोला था वो इस रिंग को कभी नहीं खोलेगी, चाहे जो भी हो जाए। और आज इस दुनिया में नाना नहीं है और रिंग उसकी अस्थियों पर है। इस तरीके से नाना हैन के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसके साथ इंटीमेट होने के लिए जाती है। शुरुआत में तो हैन उसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से फिर उसे यहाँ पर नाना के साथ अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को पूरा करना ही पड़ता था। धीरे धीरे कब हैन को नाना से प्यार हो गया उसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था, और जब अब नाना उसके साथ नहीं है तो वो उसे मिस कर रहा है। ये रिंग को देख कर के हैन के लिए भरोसा करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था कि सच में नाना इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो सच है हम उसे नहीं बदल सकते। हैन उन अस्थियों को लेकर के वहाँ से चले जाता है अपने फ्रेंड के साथ, और उसका फ्रेंड और फू इस तरीके से नाना के फ़ोटोज़ को और डेथ सर्टिफिकेट को वहाँ से लेकर के जाते हैं। हैन को वो रिंग देख के बहुत गुस्सा आता है, नाना इस तरीके से उसे छोड़ के कैसे जा सकती है, और वो बहुत ही फ़ास्ट कार ड्राइव करके वहाँ से जाने लगता है। इस तरीके से कार ड्राइव करके वो घर पहुँचता है। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो नाना को कहाँ से ढूँढे। वो पूरे घर में उसे ढूँढ रहा होता है, नाना कहाँ है? लेकिन नाना उसे कहीं नहीं मिलती है क्योंकि सच में वो अब इस दुनिया में थी ही नहीं, तो वो उससे मिलेगी कहाँ? वो पागलों की तरह बिहेव करने लगता है। लेकिन अब भी वो चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि वो नाना से प्यार करता है। वो इस फीलिंग को ये कह रहा था कि अचानक से इस तरीके से नाना उसे छोड़ कर के चली गई और वो इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा।
तभी यहाँ पर जीजी उससे मिलने के लिए आती है और उसे लगता है कि शायद नाना है। वो उसे हग कर लेती है और कहती है, मुझे पता चला कि नाना अब इस दुनिया में नहीं है। ये तो हमारे लिए एक गुड न्यूज़ ही है ना। अच्छी बात है ना। नाना भी दुनिया में नहीं है तो तुम्हारा नाना से पूरी तरीके से पीछा छूट गया। क्यों ना हम एक नई शुरुआत करते हैं। तुम मेरे सिस्टर से प्यार करते थे, मैं अपनी सिस्टर की तरह ही दिखती हूँ, तो इस तरीके से तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आ सकते हो। वो खुद को इस तरीके से हैन को ऑफ़र करती है। लेकिन हैन यहाँ पर जीजी पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही कभी कर सकता हूँ। मैंने सिर्फ़ तुम्हारा ख़्याल रखने के लिए तुम्हारे सिस्टर को प्रॉमिस किया था। तो यहाँ पर जीजू से कहती है कि क्या वो नाना से प्यार करने लगा है, जो उसके जाने के बाद भी वो उसे भूल नहीं पा रहा है। हैन इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। वो उसे कहता है कि नहीं, मैं नाना से प्यार कर ही नहीं सकता। वो मेरी फर्स्ट लव की मर्डरर है। मैं तुमसे भी प्यार नहीं करता और ना ही मैं यहाँ पे नाना से प्यार करता। तुम चले जाओ यहाँ से और दोबारा इस तरीके से मेरे घर तुम मत आना। उसके जाते ही यहाँ पर जीजी को एक कॉल आता है, जहाँ पर उसे नाना के बारे में कुछ पता चलता है और वो काफ़ी ज़्यादा वो कॉल से घबरा जाती है। आखिरकार उसे ऐसा क्या पता चला था। अगले कुछ दिनों तक हैन बहुत ही ज़्यादा नशे में डूबा रहता था। उसका फ्रेंड उसे मिलने के लिए आता है और कहता है कि तुम जब नाना के साथ थे तब तुमने उसे एप्रिशिएट नहीं किया, और जब वो तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम इस तरीके से दिल टूटा आशिक वाला एक्ट कर रहे हो। ये सही बात नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब वो तुम्हारे साथ थी तब तुम्हें उसके साथ प्यार मोहब्बत से बातें करना चाहिए था। वो उसे कहता है कि मुझे अब गिल्ट हो रहा है, मुझे उसके साथ रहना है, मैं सच में उससे प्यार करने लगा हूँ, मुझे वही चाहिए। लेकिन उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि नाना अब इस दुनिया में नहीं है और ना ही अब वो लौट करके आ सकती है, चाहे जो भी हो जाए। उसे अपने लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। इस तरीके से करने से कोई भी चीज़ें नहीं बदलने वाली हैं। बट वो अपने फ्रेंड को अपने साथ उसके ग्रेव पर चलने के लिए बोलता है। उसका फ्रेंड हैन का सपोर्ट करने के लिए ये भी तैयार हो जाता है। वो चाहता था कि हैन अपने लाइफ में मूव ऑन कर जाए। नाना के जाने के बाद वो कुछ ज़्यादा ही वियर्ड बिहेव करने लगा था। दूसरी साइड हम लोग फू को देखते हैं, जो कि नाना से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअल में नाना ज़िंदा है। उस रात फू नाना को हॉस्पिटल लेकर के गया था और उसने उसकी जान बचा ली थी। वो उसे कहता है कि मैंने हैन को पूरी तरीके से भरोसा दिला दिया है कि नाना अब इस दुनिया में नहीं है। नाना हैन को छोड़ कर के जाना चाहती थी। वो बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी वजह से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की जान गई और वो 7 सालों से उसे बांध के रख कर के गलत कर रही है। इन 7 सालों में जब हैन को उससे प्यार नहीं हुआ तो वो उससे कभी प्यार नहीं कर पाएगा। उससे अलग होने में ही दोनों की भलाई है। वो यहाँ पर नाना को काफ़ी लॉन्ग टाइम से पसंद करता था। हैन से अलग होने के बाद वो उससे कहता है कि वो उसे एक मौका क्यों नहीं देती है। वो उसे हमेशा खुश रखेगा, लेकिन नाना वहाँ पर उसे क्लियर कर देती है कि नहीं, एक्चुअल में वो उसे सिर्फ़ अपना एक दोस्त मानती है, प्यार तो वो हैन से ही करती है। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बेचारा वो टूटा हुआ दिल लेकर के कमरे के बाहर चले जाता है। अगले दिन ये शहर छोड़ कर के जाने से पहले नाना लास्ट टाइम अपने घर जाती है, जहाँ पर कि वो हैन के साथ अपना समय बिताया करती थी। कुछ बची हुई चीज़ों को देख कर के वो हैन के साथ टाइम स्पेंड किए हुए चीज़ों को काफ़ी मिस कर रही थी। टेबल पे वो एक फ़ोटो देखती है, जो कि हैन और नाना का था। वो सोचती है कि हैन तो इन फ़ोटोज़ को सबसे ज़्यादा हेट करता था। फिर वो ये फ़ोटोज़ यहाँ क्या कर रहा है, वो समझ नहीं पाती है। तभी यहाँ पर हैन आने लगता है। नाना जल्दी से अंदर कमरे में छुप जाती है। सोच रही थी कि हैन तो यहाँ आना पसंद नहीं करता, तो वो यहाँ क्या कर रहा है। वो बहुत ही ड्रिंक कर रहा था, मन में बड़बड़ा रहा था। नाना ऐसे उसे कैसे छोड़ के जा सकती है। नाना हैन के दिल में बसे हुए प्यार को नहीं देख पाती और उससे ऐसा लगने लगता है उसके मरने के बाद भी हैन उसे इतना नफरत करता है। यहाँ पर उसे नाना का वो स्केच वाला फाइल हाथ लगता है, जिसमें कि उसने और हैन के खुद के फ़ोटोज़ बनाए हुए थे। फ्लैशबैक में वो याद करता है कि जब नाना उसकी फ़ोटोज़ बना रही थी तो हैन ने उसे बिल्कुल भाव नहीं दिया था। उसे दिखाती भी और कहती है कि वो हैन के प्यार के लिए वेट करेगी, चाहे पूरी ज़िंदगी लग जाए। हैन उसे कह देता है कि वो उससे कभी प्यार नहीं करेगा। ऐसा कहते वो वहाँ से चले गया था। नाना भी यहाँ पर इस सिचुएशन को देख कर के रोने लगती है और हैन तो रो ही रहा था। वो गुस्से में आकर उस पोस्टर को फेंक देता है। नाना को लगता है कि हैन उससे सच में नफ़रत करता है और वह दूसरी साइड से चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही हैन बैठ कर के उस पेंटिंग को देख कर के बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और नाना को उसकी लाइफ में वापस आने के लिए कहता है।
लेकिन शायद नाना अब उसके लाइफ में वापस नहीं आने वाली थी। दूसरी साइड ज़ेज़ी इन चीज़ों को देख कर के सोचने लगती है कि हैन को नाना से प्यार हो चुका है। उसे कैसे न कैसे करके यहाँ पर हैन को अपना बनाना ही होगा, नहीं तो नाना पूरी तरीके से उसे अपना बना लेगी। यहाँ पर वो अपने एक बंदे को कॉल करती है और नाना के बारे में पता लगाने के लिए कहती है। उसे पता चल गया था कि नाना एक्चुअल में ज़िंदा है और वो इस तरीके से सिर्फ़ फेक डेथ की एक्टिंग कर रही है। अगले कुछ दिनों तक इसी तरीके से हैन खुद को नशे में डुबाए रहता था। उसका फ्रेंड उसे मिलने के लिए आता है, उसे समझाने के लिए आता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो कैसे चलेगा। जब वो नाना नहीं है इस दुनिया में तो उसे खुद के लाइफ़ को सँभालना चाहिए ना। हैन को याद आता है कि नाना की कुछ तो बिलॉन्गिंग्स होंगी जो कि फू के पास होगा और उसे उसकी वो बिलॉन्गिंग्स चाहिए। तो वो यहाँ पर फू को ढूँढते हुए उसके ऑफ़िस के लिए निकलता है। उसका फ्रेंड उसे सँभल के जाने के लिए कहता है। वो फू से कहता है कि नाना से रिलेटेड उसकी बिलॉन्गिंग्स कहाँ हैं। फू उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे वो चीज़ें यहाँ पर आ कर के माँगने की। नाना भी इस दुनिया में नहीं है। तुम्हें अगर वो चीज़ें चाहिए तो यहाँ मेरे ऑफ़िस के सारे लोगों के सामने तुम्हें घुटने के बल होकर के मुझसे बेग करना होगा कि मैं वो चीज़ें जो कि नाना की है, तुम्हें दूँ। फू को लगा नहीं था कि हैन ऐसा करने वाला है, लेकिन वो सबके सामने इस तरीके से सच में घुटने के बल हो जाता है और वो फू से रिक्वेस्ट करता है कि वो नाना से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उसे वो लौटा दे क्योंकि उसे वो बिलॉन्गिंग्स चाहिए थी। ये देख कर के फू शॉक्ड हो जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद हैन सच में यहाँ पर नाना को पसंद करने लगा है, इसी वजह से वो इतना सब कुछ कर रहा है। इतना इंसल्ट होने के बाद भी वो यहाँ पर हैन को वो की दे देता है और कहता है कि तुम्हें नाना की बिलॉन्गिंग चाहिए ना, वो तुमसे कितना प्यार करती है अब तुम्हें पता चलेगा जब तुम उस घर में जाओगे। उस घर की चाबी वो उसे दे देता है। हैन उस घर की चाबी को लेकर के वहाँ से चले जाता है और फू को उसका हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है। वो बेचारा दिल पे पत्थर रखते हुए हैन और नाना को वापस से मिलाने का कोशिश कर रहा था क्योंकि वो इतना जानता था कि नाना भी यहाँ पर हैन से प्यार करते और फाइनली अब नाना को खोने के बाद हैन को अपने प्यार का एहसास हुआ है। इसी वजह से वो उनको मिलाने के लिए सब कुछ कर रहा होता है। हैन जल्दी-जल्दी वो की लेकर के उस प्लेस पर पहुँचता है। उसे पता नहीं था कि नाना यहाँ पर पर्सनली क्या चीज़ों को रखी हुई है। जब वो वहाँ पर जाता है तो देखता है कि यहाँ पर उसके और नाना के शादी के फ़ोटोज़ हैं और पूरा घर सिर्फ़ उसके मेमोरीज़ से भरी हुई है। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसे लगता है कि नाना तो सच में हैन से बहुत ही ज़्यादा वाला प्यार करती थी। वो ऐसा कैसे बिहेव कर सकता है? वो पूरे घर में उसे ढूँढने लगता है। उसका दिमाग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि नाना उसे छोड़ कर के जा चुकी है। वो इस दुनिया में नहीं है। यहाँ पर वो नाना को हैलुसिनेट कर रहा होता है और उसे ढूँढते हुए सारे कमरे में जाता है। लेकिन अफ़सोस नाना यहाँ थी नहीं, तो वो उससे मिलेगी कैसे? उसे ढूँढते-ढूँढते वो बाथटब में जाता है जहाँ पर कि वो नाना के डेड बॉडी को हैलुसिनेट कर रहा था कि किस तरीके से उसने खुद को ख़त्म कर लिया होगा। वहाँ पर नाना के ब्लड को देख कर के वो पागलों की तरह बिहेव करने लगता है और उसे अपनी गलती पर बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस हो रहा था। उसे लगता है कि उसे नाना किसी भी हालत में चाहिए। दूसरी साइड हम लोग नाना को देखते हैं जो कि यहाँ से जा रही होती है लेकिन पार्किंग लॉट में उसका एक्सीडेंट होने वाला था और वो उसे बचाने के चक्कर में खुद भी इंजर्ड हो जाता है। हमें पता चलता है कि नाना का एक्सीडेंट कराने वाला कोई और नहीं ज़िज़ी है। वो सच में उसे मार डालना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पे फू उसे बचाने के लिए आ जाता है। थैंकफुली डॉक्टर जल्दी-जल्दी उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हैन यहाँ पर नाना की यादों में खोया हुआ था। तभी वहाँ पर उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि नाना ज़िंदा है। उसका और फू का कार एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में है। ये सुनते ही हैन जल्दी-जल्दी सब कुछ छोड़ कर के नाना से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुँचता है। उसके दिल को कम से कम इस चीज़ का तो सुकून था कि नाना इस दुनिया में है, चाहे जो भी हो जाए और अब वो उसे कभी नहीं खोएगा। यहाँ पर जब वो नाना को देखने के लिए जाता है तो एक्सीडेंट कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त हुआ था और नाना
अभी बेहोश थी। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि हैन उसका हाथ पकड़ कर के बैठा हुआ है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीज़ यहाँ पर ये होता है कि नाना के एक्सीडेंट में उसकी चोट सर पर लगा था और वो यहाँ पर सेलेक्टिव अमनेसिया होने की वजह से हैन को भूल चुकी है। उसे केवल हैन ही नहीं याद है, बाकी लाइफ में सारे लोग याद हैं। वो हैन के फ्रेंड से पूछती है कि उसका सीनियर फू कहाँ है? वो ठीक तो है ना? तो वो उसे कहता है कि हाँ, उसे बस थोड़ी बहुत माइनर इंजरीज हुई हैं और वो ठीक है। यहाँ पे नाना को खुद का ख्याल रखना चाहिए। हैनी यहाँ पर नाना से प्यार भरी बातें कर रहा था, उसका केयर कर रहा था। तो नाना को ये चीज़ें काफ़ी ऑकवर्ड लगती है। वो उसके फ्रेंड से कहती है कि ये है कौन? हैन उसे कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, 7 ईयर्स से हम लोग मैरिड हैं। नाना उसे कहती है मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि 7 सालों से मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। तुम झूठ बोल रहे हो और अगर ऐसा होगा भी ना तो हम दोनों अलग हो चुके होंगे। उसका फ्रेंड हैन को हॉस्पिटल के कमरे से बाहर लेकर के जाता है, नाना को आराम करने देने के लिए। यहाँ पर जब वो लोग डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर उसे बताते हैं कि एक्चुअल में नाना को सेलेक्टिव अमनेसिया हुआ और इस वजह से वो अपने लाइफ के सबसे पेनफुल पार्ट को भूल चुकी है। अब जैसे ही डॉक्टर ऐसा कहते हैं, हैन को लगने लगता है कि क्या वो सच में नाना के लाइफ में सबसे ज़्यादा पेनफुल पार्ट था, इसी वजह से वो उसे भूल गया। वो अपने फ्रेंड से पूछता है क्या वो नाना के साथ बहुत ही ज़्यादा वाला बुरा बिहेवियर किया करता था? उसका फ्रेंड यहाँ पर उससे कहता है हाँ, जब नाना तुम्हारे साथ थी तब एक्चुअल में तुमने उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा वाला बिहेव किया है, इसी वजह से शायद वो तुम्हें भूल गई है। क्या नाना की सच में मेमोरी चली गई है वो या एक्टिंग कर रही है वो तो हमें बाद में पता चलने वाला है। अगली सुबह हैन जब नाना से मिलने के लिए जाता है उसके लिए फूड वगैरह लेकर के तो देखता है वो यहाँ पर उससे मिलने के लिए आया हुआ। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। हैन ने यहाँ पर नाना के लिए अपने हाथों से खाना बनाया था। उसे कहता है तुम्हें मेरे हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद है ना, देखो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए खाना बना के लेके आया हूँ। नाना उसे कहती है कि मुझे नहीं पता मेरे और तुम्हारे बीच में पहले क्या था, लेकिन आई थिंक कि हम अलग हो चुके हैं और अभी ये सब कुछ करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर मुझे किसी से शादी करनी भी होगी ना तो वो मेरा फर्स्ट चॉइस होगा ना कि तुम। ऐसा कहते हुए वो यहाँ पर हैन का बना हुआ खाना नीचे फर्श पर गिरा देता है। हैन को नाना का इतना केयर करते हुए देख करके जिजी को अलग चुल मच रहा था। वो कितनी भी कोशिश कर ली हैन और नाना को अलग करने का, वो दोनों अलग नहीं हो पाते हैं। जब हैन कमरे से बाहर निकलता है तो जीजी उससे मिलने के लिए आती है। वो उसे कहती है कि नाना उसका इतना इंसल्ट कर रही है फिर भी वो उसी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तो वो उसे कहता है क्योंकि मैं उसका हस्बैंड हूँ और तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता है, तो बेहतर होगा कि तुम इस तरीके से मेरे पीछे पड़ना बंद करो। मैं पूरी लाइफ तुम्हारा ख्याल कर सकता हूँ लेकिन मैं तुमसे शादी-वादी का कोई इरादा नहीं रखता हूँ। ऐसा कहते हुए वो वापस से उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन इतनी आसानी से जीजी पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। वो उसे बार-बार इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी लेकिन अब हैन पर उन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसे कहता है तुम्हें भी पता है कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की जान कैसे गई है? इसमें नाना का कोई हाथ नहीं था। जितना नफ़रत करना था मैंने उसे कर लिया। नाना यहाँ पर धीरे-धीरे रिकवर हो रही थी और हैन हर रोज़ उससे मिलने के लिए आया करता था। नाना 1-2 दिनों में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली थी। वो उससे मिलने के लिए आता है। उसे नाना से बात करना था, लेकिन नाना उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। बीच में फूआ आ जाता है और कहता है कि जब नाना तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर तुम क्यों बीच में आ रहे हो? लेकिन फिर भी वो यहाँ पर नाना को इस तरीके से ज़बरदस्ती उठा कर के हॉस्पिटल के बाहर लेकर के जाता है। जहाँ पर कि नाना उसे नीचे उतारने के लिए कहती है। वो बेचारा चाह करके भी नाना के दिल में जगह नहीं बना पाया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हैन जो है ना वो नाना को कह रहा होता है आई नो कि मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, लेकिन तुम्हें खोने के बाद मुझे एहसास हुआ कि एक्चुअल में मैं सच में तुमसे बहुत ही ज़्यादा वाला प्यार करने लगा हूँ। आई नो मैंने तुम्हें 7 सालों में बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया है। नाना उसे कहती है तुम्हारी इन सब बातों का मेरे सामने कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो कहते हुए जाने लगती है। एन उसे अपने करीब खींचता है और दोनों के बीच एक्सीडेंटल वाला किस हो जाता है। यहाँ पर हैन वापस से नाना को किस करने लगता है तो वो भी खुद को नहीं रोक पाती है, जिस वजह से हैन को डाउट होने लगता है कि नाना की कोई मेमोरी वगैरह नहीं गई है और वो ये सिर्फ एक्टिंग कर रही है हैन से दूर रहने का। नाना उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो दोबारा अगर ऐसा करेगा तो वो पुलिस में कंप्लेन कर देगी कि वो उसे हैरेस कर रहा है।
ऐसा कहते हुए वो कमरे में अंदर चली जाती है। अब बहन को और ज़्यादा लगने लगता है कि हो ना हो, यहाँ पर नाना उसे भूले नहीं है। जब नाना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के फूफू के साथ जा रही होती है, तो बहन यहाँ पर इस तरीके से उसके लिए फ्लावर बुके वगैरह लेकर के आया था। लेकिन नाना यहाँ पर जानबूझकर के उसका बहुत ही इंसल्ट करती है और कहती है कि वो उसे भूल चुकी है। वो उसकी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करे, वो उसे देखना भी नहीं चाहती। उसने ज़रूर ही उसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया होगा, इसी वजह से वो इस तरीके से हैन को भूल चुकी है। वो यहाँ पर नाना को लेकर के जाता है, उसका फ्रेंड यहाँ पर हैन को सँभालने के लिए आता है। अरे यार! तेरी बीवी तो अब तुझे भाव ही नहीं देती है, जो कि 7 सालों से तुझसे प्यार किया करती थी। हैन उसे कहता है नाना उसके साथ जो भी बिहेव करना है कर ले, वो नाना को इस बार नहीं जाने देने वाला। वो नाना से पूछता है उसकी मेमोरी लॉस नहीं हुई है ना? वो एक्टिंग कर रही है ना? नाना इस सवाल का उसे कोई जवाब नहीं देती है। हाँ, लेकिन वो हैन से अब दूर ज़रूर रहना चाहती थी। बट किस्मत में क्या लिखा है वो तो आगे ही पता चलेगा। शाम में इस तरीके से नाना अकेले कॉफ़ी पी रही होती है तो हैन का फ्रेंड उसे नाना से अकेले कुछ टाइम बातें करने के लिए, उसके साथ समय बिताने के लिए लेकर के आ जाता है ताकि दोनों के बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो सके। खुश होकर के हैन उससे मिलने के लिए अभी जा ही रहा था कि वो लोग नोटिस करते कि उस रेस्टोरेंट में अचानक से बहुत ज़्यादा वाला आग लग जाता है और नाना उसी रेस्टोरेंट में थी। वो जल्दी-जल्दी नाना को सेव करने के लिए उस रेस्टोरेंट के अंदर जाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन सब तरफ से दरवाजे बंद थे। वो मिरर को तोड़ने का कोशिश करता है, वो बहुत ही ज़्यादा वाला परेशान हो जाता है। तभी उसका नज़र पड़ता है कि नाना भीड़ में बाहर खड़ी है, इसका मतलब कि उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो ठीक है। ये देख कर के वो थोड़ा-सा चैन का साँस लेता है कि फाइनली नाना यहाँ पे ठीक है और नाना को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि हैन उससे एक्चुअल में अब सच में बहुत ज़्यादा वाला प्यार करने लगा था। वो प्यार जो कि वो उन 7 सालों में ढूँढ रही थी और साथ रहने पर हैन ने उसे कभी नहीं दिया। इस तरीके से वो आकर के उसे हग कर लेता है। दूसरी साइड हम लोग जीजी को देखते हैं, जो कि पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। उसे हैन किसी हालत में चाहिए था और हैन अगर उसका नहीं हो सकता है, तो वो उसे नाना का भी नहीं होने देने वाली है। पिछली बार तो उस कार एक्सीडेंट में नाना बच गई, लेकिन इस बार वो खुद उसे अपने हाथों से मारेगी। ऐसा कहते हुए वो अपने रूममेट लोगों को एक काफ़ी बड़ा-सा नाइफ़ वगैरह उसे डिलीवर करने के लिए बोलती है और पूछती है और हैन और नाना कहाँ हैं? और अब वो उसे खुद अपने हाथों से मारने के लिए जाएगी। इधर हम लोग देखते हैं हैन नाना के लिए लंच का इंतज़ाम कर रहा था, कुछ वक़्त साथ बिताने के लिए और दूसरी साइड जेजे यहाँ पर नाना को कॉल करके मिलने के लिए एक बिल्डिंग की छत पर बुलाती है, ये कहते हुए कि अगर वो उसकी बहन और हैन के बीच के रिलेटिव जानना चाहती है, तो वो उससे मिलने के लिए आ जाए। नाना जीजी से मिलने के लिए जाता है। हैन को ये बात पता चलता है। उसे पता था कि जीजी नाना के लिए खतरा हो सकती है। इसी वजह से वो पीछे-पीछे नाना को सेव करने के लिए जाता है, जहाँ पर कि जीजी नाना से कह रही थी, मैंने अपने हाथों से अपनी सिस्टर को मार डाला ताकि मैं हैन से शादी कर सकूँ और तुम बीच में आ गए। अगर तुम बीच में नहीं आई होती तो हैन यहाँ पर मुझसे शादी कर चुका होता। ये बातें हैन सुन लेता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि वो अपनी फ़ोर्स लव के किलर को इतने सालों से प्रोटेक्ट कर रहा है। जीजा उसे कहती है कि मैं तुमसे इतना प्यार करती थी कि मैं अपनी बहन को भी तुम्हारे और मेरे बीच नहीं आने दे सकती थी और नाना का कार एक्सीडेंट भी मैंने ही अरेंज किया था ताकि वो भी मेरे सिस्टर की तरह इस दुनिया से चली जाए। गुस्से में आकर के वो कुछ इस तरीके से नाइफ़ उठा लेती है नाना को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर हैन उसे बचाने का कोशिश कर रहा होता है। वो नाना को जाने देने के लिए कहता है कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है, वो नाना को हर्ट नहीं करे। जैसे-तैसे करके वो नाना को सेव तो करता है, लेकिन इस चक्कर में नाइफ़ उसे लग जाता है। पुलिस यहाँ पर आकर के जीजी को लेके जाता है, हैन बेहोश हो जाता है, नाना उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है। जब हॉस्पिटल में हैन को होश आता है, तो वो देखता है कि नाना उसका केयर कर रही है। वो उसे कहता है कि मतलब कि तुम्हारे मन में मेरे लिए अब भी फीलिंग है, तभी तो तुम यहाँ पर हो। नाना उसे कहती है कि नहीं, तुम मुझे बचाने के चक्कर में इंजर्ड हुए हो, इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। मेरे मन में तुम्हारे लिए अब कोई फीलिंग नहीं है। ऐसा कहते हुए वो हैन को छोड़ कर के जाने लगती है। हैन उसे रोकते हुए कहता है, अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करते हैं। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। उसका वो रिंग वो उसे लौटाते हुए कहता है, फिर से मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। अब मेरी बारी है तुमसे प्यार करने की। लेकिन नाना उसे कहती है कि नहीं, जिस दिन मुझे पता चला ना कि तुम मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकते, उसी दिन हमारा रिलेशन ख़त्म हो गया।
गया था और वो हैन को छोड़ कर के चली जाती है हमेशा हमेशा के लिए। हैन यहाँ पर हॉस्पिटल में रोते रह जाता है। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं नाना का फ्रेंड फू उसे छोड़ने के लिए आता है एयरपोर्ट पर। वो फू को अब तक इतना हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। नाना के जाने के बाद हैन अपनी ज़िंदगी सिर्फ काट रहा था उसी तरीके से। तो वो उससे मिलने के लिए जाता है। नाना का रिंग और वो एड्रेस जहाँ नाना है उसे देते हुए कहता है, मैं तुम्हें एक लास्ट मौका दे रहा हूँ और अगर नाना तुम्हें नहीं मानी ना, तुम्हें नहीं अपनाई, तो फिर मैं तुम्हें कभी भी हेल्प नहीं करूँगा और नाना को मैं अपना बना लूँगा। हैन फू के इस हेल्प के लिए उसे काफ़ी बड़ा वाला थैंक्स बोलता है। फू ने अपनी दोस्ती का फ़र्ज़ निभाया क्योंकि वो जानता था कि नाना और हैन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इन दोनों को एक और मौका मिलना चाहिए था। और यहीं पर हमारी इस कहानी की द एंड हो जाती है। कहानी के एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि फाइनली हैन यहाँ पर नाना को अपना लेता है और वो उसे शादी करने के लिए हाँ कह देती है। आपको ये कहानी की एंडिंग क्या वर्थ इट लगी? कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना इसी टाइप के नए वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन।